हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था क्या होता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन एंड व्हाट आर द गाइडलाइंस टू राइट द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो उससे आगे अभी हम यहाँ पे देखते हैं हमारा टॉपिक आज का अगला वाला, एंथैल्पी ऑफ formation. Enthalpy of formation. See, for example, previous lecture में हमने डिस्कस किया था the term standard state of a substance. It is a form of the substance which is most stable generally at 25 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. तो इस स्टेट में जब टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर, एट दैट टाइम वॉट एवर द फिजिकल स्टेट फॉर द सब्सटेंस इज मोर स्टेबल, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है वाटर इज प्रेजेंट इन अ लिक्विड स्टेट, सो H2O लिक्विड विल बी द स्टैंडर्ड स्टेट फॉर द वाटर। ऑक्सीजन होगा गैसियस फॉर्म में। सिमिलरली क्लोरीन, हाइड्रोजन, नोबल गैसेस, तो ये होते इनके गैसियस स्टेट में, तो ये हो गए इनके स्टैंडर्ड स्टेट्स। मिथेनॉल की अगर हम बात कर रहे हैं, मिथेनॉल, तो मिथेनॉल इज जनरली लिक्विड एट दिस कंडीशन, सो CH3OH लिक्विड विल बी द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। अभी इन केस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, देखिए। सपोज यू वांट टू प्रिपेयर H2O, you know that for H2O, L, that is liquid state, is the most stable state at the condition I told you again. I'm telling you 25 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. So H2O को अगर हमको फॉर्म करना है लिक्विड फॉर्म में, तो हमें लेने चाहिए दो एलिमेंट्स, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। रिमेंबर, हमें सब एलिमेंट, सभी कंपाउंड के जो भी रहेंगे एटम्स, आई मीन एलिमेंट्स, ये कौन से फॉर्म में होते हैं पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, so it's nothing but a diatomic, oxygen is also diatomic, तो हमको लिखना पड़ेगा ये इनके लिए H2NO2। हमें पता होना चाहिए कि इनके ये जो स्टेट है स्टैंडर्ड स्टेट, ये भी है G, आई मीन फॉर गैसियस। अभी हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। देखिए, जब भी हम इक्वेशन लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए, तो आपको इस तरफ कोई भी बदलाव नहीं करना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। जो भी चेंज करोगे आपको इस तरफ करना पड़ेगा, आई मीन ऑन द रिएक्टेंट साइड। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे H2 है, यहां पे H2 है, तो हाइड्रोजन इज बैलेंस। लेकिन अगर हम बात करेंगे, यहां पे ऑक्सीजन के एटम्स है 2, यहां पे एक ही एटम है, तो ऐसे में यहां पे आपको 1/2 लिखना पड़ेगा। सो this 2 it will get cancelled and this will be the thermochemical equation. I will not say thermochemical because अभी इसके आगे हमें डेल्टा H का वैल्यू निकालना है। Now see the value of delta H naught and this F stand for formation for H2O is minus 286 kilojoules। तो ये अभी हो गया हमारे लिए थर्मोकेमिकल इक्वेशन। डेल्टा इज नथिंग बट डिफरेंस, डेल्टा H मीन्स यस एंथैल्पी एंड दैट नॉट इंडिकेट्स स्टैंडर्ड कंडीशन, F इज फॉर फॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म हो जाएगा इसके कांस्टेंट एलिमेंट से, तो डेल्टा H नॉट F का वैल्यू होता है माइनस 286 kilojoules. So let's define enthalpy
of formation. I will write the definition here. The enthalpy change accompanies the process when 1 mole of pure compound in its standard state is formed from its elements which are also in their standard states. It's called enthalpy of formation. Yes, the enthalpy change accompanies the process when 1 mole of pure compound, यहां पे दिख रहा है बस एक ही मोल फॉर्म किया है हमने, 1 mole of pure compound in its standard state. I told you for water liquid is a standard state. ये फॉर्म हो रहा है इसके एलिमेंट से जो कि है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और वो दोनों भी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में ही यहां पे प्रेजेंट है. तो ऐसे में यहां पे जो भी कुछ होता है एंथैल्पी चेंज, इट इज नोन एज यस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो इस तरीके से आपको इसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा. यूजुअली दिस डेफिनेशन इज आस्क्ड इन द एग्जाम. I told you in this chapter, if they are asking you to define something, to state something, for example, state the any law, for example, you can take here first law, second law also. तो हर जगह पे आपको एग्जाम्पल देना जरूरी है, स्पेशली इन केस ऑफ डेफिनेशन, जैसे कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, सब्लिमेशन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है. तो हर जगह पे आपको एटलीस्ट एक एग्जांपल देना बहुत जरूरी है. तो ये होगा इसका डेफिनेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का. चलो हम और एग्जांपल लेते हैं. यहां पे कार्बन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म CH4. नाउ दिस कार्बन इज प्रेजेंट इन ग्रेफाइट state. Electron of carbon is graphite. I told you in the previous lecture also, it is the standard state of the substance. I mean, for carbon, graphite is the standard electron, standard state. तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखा है बोर्ड पे, ग्रेफाइट लिखा है मैंने यहाँ पे, H2 के लिए मैं लिखूंगा G, and for methane I have to write here G again. यहाँ पे H2 दिख रहा है, यहाँ पे H4 है. मैंने आपको बोला है इस तरह आपको कोई भी चेंज नहीं करना है. जो भी कुछ आप लोग करोगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आपको करना पड़ेगा रिएक्टर के साइड में. तो यहाँ पे H4 है, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा. एंड इन दिस केस द वैल्यू ऑफ डेल्टा H0F फॉर मीथेन इज -74.8 किलो जूल्स. देखिए, दिस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर द मीथेन. यू कैन आल्सो राइट हियर मीथेन. तो ये मैंने यहां पे लिखा है, इस वैल्यू इज -74.8. माइनस साइन इंडिकेट दैट बोथ दीज रिएक्शंस आर नथिंग बट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. बार बार मैंने आपको बोला है इसके बारे में, हर जगह पे मैं बोलता हूं. निगेटिव साइन जब भी होता है डेल्टा H का,
मतलब it will indicate that the reaction is nothing but yes exothermic reaction. तो ये मैंने लिखा है दूसरा एग्जांपल, ये था हमारा पहला एग्जांपल, ये है दूसरा एग्जांपल। लेकिन सवाल है कि ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल टू गेट वन एटम ऑफ ग्रेफाइट एंड कंबाइन विद द टू moles, I mean 2 molecules of H2 here right now. It is possible practically? No, ये possible नहीं है, it's a just hypothetical concept. लैब में हम ऐसा कार्बन का एक एटम लेकर, ग्रेफाइट का एटॉप लेकर या H2 के 2 मोल्स लेकर हम ऐसा रिएक्शन नहीं कर सकते। So remember, it's just a hypothetical concept. ये क्या होता है? इमेजिनरी होता है कंसेप्ट। तो फिर सवाल ये है कि अगर हमको ये वैल्यू मिला है, कौन सा वैल्यू? ये डेल्टा H नॉट ऑफ F का वैल्यू, ये वैल्यू हमें मिला कैसे? सो दिस वैल्यू वी आर गेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ सम कैलकुलेशंस। हम जानेंगे इसके बाद में, हम देखेंगे हेस लॉ क्या होता है। तो हेस लॉ जब हम देखेंगे आपको समझ में आएगा हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो ये है, ये हमारा टर्म। सो रिमेंबर दिस इज नथिंग बट अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होता है फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इटसेल्फ इज ऑलवेज 0. सो फॉर एग्जांपल डेल्टा H नॉट F फॉर हाइड्रोजन is equal to 0. Delta H naught S for oxygen is also equal to 0. So इस तरीके से अगर मतलब enthalpy of formation of an element from itself is always is equal to 0. ये चीजें हमें न्यूमेरिकल्स में लगेगी। न्यूमेरिकल्स का जो पार्ट हम शुरू करेंगे at the end of the theory lecture, I said to you that I will take some lectures only based on the numericals. तो इसके लिए ये आपको प्रॉपरली थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी को प्रॉपरली पढ़ने के बाद, ये सब थ्योरी समझने के बाद आपको न्यूमेरिकल्स भी समझ में आएंगे। एंड बिलीव मी, थर्मोडायनामिक्स इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इट इज हैविंग वेरी मच स्कोप। इसके लिए काफी अच्छा वेटेज भी है। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, फिजिकल केमिस्ट्री में इसको मैक्सिमम वेटेज है। So remember this thing also. So enthalpy of formation of the substances, I mean elements from itself is equal to 0. Similarly, we can write here delta H naught for Cl2 is also is equal to 0. So this is the concept of enthalpy of formation. जिसे मैंने आपको बोला कि जनरली आपको इक्वेशन लिखने पड़ते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन कभी कभी आपको प्रॉब्लम्स में दिए होते हैं या कभी कभी दिए नहीं होते हैं। तो ऐसे में हमको थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। सो हाउ टू राइट द बैलेंस chemical equation for enthalpy of formation. See, suppose you want to get CH3COOH liquid, या आपको चाहिए KClO3 पोटेशियम क्लोराइड, it is present in a solid state. Suppose you want to get here suppose C2H6 या फिर C2H2 जो कि होता है गैसियस फॉर्म में। इसके अलावा you can take also here sucrose as well as sucrose C12H22 and O11, and similarly we have to write here the next will be CH3 CH2 and OH.
तो ये जो कुछ इक्वेशन हमको लिखने हैं यहां पे, कैसे लिखने हैं, आई विल टेल यू नाउ. दिस इज नथिंग बट फॉर एसिटिक एसिड यू नो दैट स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है उसका, होता है लिक्विड. सो वी हैव टू राइट हियर CH3COOH. तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. सो वी हैव टू राइट हियर कार्बन होता है सॉलिड फॉर्म में, हाइड्रोजन यहां पे होगा गैसियस फॉर्म में, एंड ऑक्सीजन यहां पे प्रेजेंट होगा गैसियस फॉर्म में एज वेल. और याद रखिएगा ये दोनों के दोनों है डायटोमिक फॉर्म में. इधर ऑक्सीजन में 2 लिखे हैं. H की बात अगर करें तो यहाँ पे ट्वाइस आएगा, कार्बन यहां पे आएंगे 2. इस तरीके से फिर आपको देखिए अभी इक्वेशन मिल गया है. ट्वाइस कार्बन सॉलिड, यू कैन टेक ग्रेफाइट आल्सो हियर, यहाँ पे आप लोग ग्रेफाइट लिख सकते हो, प्लस ट्वाइस H2, यू नो 2 2s are 4 and you can check now the reaction is balanced. इस तरीके से हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखा है. अगर हम बात करेंगे पोटेशियम क्लोरेट की, किस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है KClO3. तो यहाँ पे है पोटेशियम प्लस क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन. तो पोटेशियम इज सॉलिड, क्लोरीन इज गैसियस एंड ऑक्सीजन आल्सो गैसियस. यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, ऑक्सीजन क्या होने चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है 2. कैसे करेंगे इसको, मैंने कहा आपसे आप इस तरफ कोई भी चेंज नहीं कर सकते. जो भी चेंजेस आपको करने हैं ऑन द रिएक्टेंट साइड. तो यहाँ पे K ऑलरेडी 1 है, लेकिन Cl2 की अगर बात करें तो यहाँ पे Cl 1 है, यहाँ पे Cl2 लिखा है. तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं इसको 1/2 लिखता हूं, सो दैट 2 will get cancelled, and in this way we can balance chlorine atoms. ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन है 3, यहाँ पे ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं 2. तो मुझे 3/2 करना पड़ेगा ताकि 2 हो जाएंगे कट, और इस तरीके से ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएंगे. सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग the equation to calculate the value of enthalpy of formation. अगर हम बात करते हैं C2H2 की, तो यहाँ पे आएगा कार्बन जो कि है सॉलिड, एंड देन हाइड्रोजन ये है गैसियस स्टेट में, यहाँ पे आएगा ट्वाइस. एंड टेक द नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे क्या दिया है, C12H22NO11. सो नाउ अगेन दिस कंसिस्ट ऑफ कार्बन, सॉलिड, hydrogen, gaseous, and oxygen also present in gaseous state, diatomic state. कार्बन यहाँ पे 12 है, तो मुझे यहाँ पे 12 लिखना पड़ेगा. H कितने दिए यहाँ पे है 22, यहाँ पे 2 लिखे हैं मैंने, आपको इसको लिखना पड़ेगा yes 11. इन केस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 11 है, so I have to do here 11/2, so that 2 will get cancelled and even ऑक्सीजन इज आल्सो गेट बैलेंस. कितने हैं यहाँ पे, कार्बन अगेन सॉलिड, हाइड्रोजन इज इन गैसियस स्टेट, एंड ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ये है गैसियस स्टेट में. ऑक्सीजन तो सिंगल है, तो इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे 1/2. यस की अगर बात करते हैं तो 3 और ये 2 5 और यहाँ पे 1 हो गया 6. सो वी हैव टू राइट हियर ट्वाइस. Carbon देखिए 1 + 1 is 2, so twice. So in this way we can write the different equations for calculating enthalpy of formation. Okay? आया समझ में? वापस मैं आपको एक बात बोलूंगा, इस तरह आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं in case of enthalpy of formation only. So whatever the change you have to make that change only on the reactant side. Don't make any change on the this side, that is on the side of product. इसको आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छी तरीके से. इसके आगे हम देखते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का क्या है एप्लीकेशन. सो एप्लीकेशन
of enthalpy of formation. देखिए, suppose the equation is given to you like A moles of A react with B moles of B to produce C moles of C and D moles of D. So in this equation, suppose we have to find out the value of, yes, standard enthalpy of formation, the standard enthalpy of reaction, delta H naught, we have to find out. Yes, delta H naught of the reaction is equal to, yes, यहां पे जो भी रहेगी टोटल एंथैल्पी प्रोडक्ट साइड में, उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट साइड. आई मीन हियर वी हैव टू राइट स्मॉल c into delta H naught of formation of capital C plus small d into delta H naught of formation of capital D. तो ये हो गई सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट साइड की टोटल एंथैल्पी, दोनों का सम लिया है मैंने. सिमिलरली A इंटू एस डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट A प्लस B इंटू डेल्टा H नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट B. सो overall at right here summation of delta H naught enthalpies of formation of products minus summation of delta H naught formation of, yes, reactants. So ये है इसका एप्लीकेशन. We can find out the standard enthalpy of the reaction if we know the values of enthalpies of formation for all the substances. But remember, the equation should be balanced in terms of number of moles as well as the physical state of the reactant must be properly mentioned. तो ये है इसका एप्लीकेशन. इसको आप लिख लीजिएगा बाद में. अब देखते हैं enthalpy of combustion. yes, जो सिंबल हम देंगे यहां पे yes, C and this C stands for combustion. या फिर अगर आपकी बुक में अगर ये C की जगह पे R दिया है शायद स्मॉल r तो भी चलेगा. ये तो C I have written because the reaction is combustion reaction. So suppose the equation I am going to write here, carbon solid react with oxygen gaseous. इससे पहले मैं बताऊं आपको कि क्या होता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन. आपको यह समझना होगा क्या होता है कंबशन. Whenever any substance is burnt, B-U-R-N-T, burnt in excess of oxygen, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंबशन. यू नो दैट जब भी हम लोग घर पे खाना पकाते हैं तो हम यहाँ पे जो एलपीजी यूज करते हैं तो यहाँ पे भी होता है इसका कंबशन. और यू कैन टेक सपोज कोल इज आल्सो बर्निंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एयर, इट्स आल्सो कंबशन. सो कंबशन मीन्स व्हाट हियर, यस, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. यस, तो कार्बन सॉलिड react with oxygen gas. So there is a formation of carbon dioxide which is also present in a gaseous state. तो यहाँ पे हमने लिया है solid and यहाँ पे हमने लिया है yes gaseous form में. आपको मिलेगा यहाँ पे CO2 and the value for delta H naught of combustion here, delta H naught for combustion of CO2 is minus, yes,
283 kilojoules. Now this is an example of combustion reaction, and this is nothing but enthalpy of combustion. डेफिनेशन की अगर बात करें तो मैं यहां पे लिखता हूं, यस, द एंथैल्पी चेंज, the enthalpy change accompanies the process when 1 mole of pure substance is completely burnt in excess of oxygen. The enthalpy change accompanies the process when 1 mole of pure substance, देखिए यहां पे ध्यान में रखिएगा, the pure substance must be in its standard state. So यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, चाहे तो थोड़ा सा ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि it must be in standard state, is completely burned in excess of oxygen. So in that case, this is known as enthalpy of combustion. So this is the type of equation we have written here. Other example also we can give here. C2H2 का अगर हम combustion करेंगे, चलो देखते हैं, C2H2 गैसियस को अगर हमने ऑक्सीजन के साथ में बर्न किया तो क्या मिलेगा? वी आर गेटिंग हियर CO2 and H2O. Yes, CO2 is in gaseous state, H2O is present in a liquid state. यहाँ पे ये कितना लिखा है? 2 है, तो जब भी ये 2 आएगा, ये यहाँ पे कितना है? ऑलरेडी 2 है। चलो हमने यहाँ पे लिखा है, अभी चेक करेंगे। देखिए इस साइड में हमेशा ऐसी इक्वेशन लिखते वक्त आपको ऑक्सीजन छोड़ के बाकी के जो कंपाउंड है, आई मीन मॉलिक्यूल्स है, इनको बैलेंस करना पड़ेगा, और फिर बाद में ऑक्सीजन की एटम का जो नंबर है इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे 2 था तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा था, H भी यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों यहाँ पे बैलेंस है। अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे। सो लुक एट दिस 2 and this 2 2s are 4 and 4 plus 1 5। यहाँ पे ऑप्शन कितने दिख रहे हैं आपको? 2, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे 5/2 लिखना पड़ेगा, सो दैट दिस 2 विल गेट कैंसल और दोनों तरफ फिर आपको ऑक्सीजन बैलेंस मिलेंगे। सो इन दिस वे यू कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, फॉर दिस जी वैल्यू है, you know, delta H naught of combustion, its value is -1300 kilojoules. So this is known as enthalpy of combustion. Understand? और अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड की तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा क्या? When 1 mole of pure substance in its स्टैंडर्ड स्टेट, तो इसमें आप थोड़ा सा ये चेंज करवा दो, ऐड करवा दो, इसमें ये आना चाहिए, बिकॉज वी हैव रिटन डेल्टा H नॉट सिंबल फॉर दिस। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, यस, वो है बॉन्ड एंथैल्पी। सी क्या होता है बॉन्ड एंथैल्पी? H2 gaseous gets split up into X gaseous and then other one H gaseous. Delta H naught for this is 436.4 kilojoules per mole. Now look at this. मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बोला था
कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है? केमिकल रिएक्शन मतलब ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड. सो जब भी केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक होंगे तो बॉन्ड ब्रेक होने के लिए हमेशा एनर्जी लगेगी. एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. लेकिन ठीक वही जाके जब नए बॉन्ड फॉर्म होंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त हमेशा एनर्जी रिलीज होगा. सो क्या होता है बॉन्ड एंथैल्पी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of a bond present in 1 mole of gaseous molecules. अगर हम बात करते हैं तो H के बीच में दो H एटम के बीच में ये जो बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगा इसका वैल्यू है 436.4 किलो जूल्स पर मोल. बॉन्ड ब्रेकिंग करते वक्त हमेशा एनर्जी लगेगी. एनर्जी इज रिक्वायर्ड व्हाइल ब्रेकिंग द बॉन्ड. सो दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज मोस्टली इट्स द एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें आपको हीट देना पड़ेगा. हीट देने के बाद ही यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा. तो यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल जो है ये ब्रेक होगा उसके एटम्स में. तो इस तरीके से ये वैल्यू आपको मिलेगा. यस. सो डेफिनेशन हम यहाँ पे इसको लिखते हैं. द अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर एंथैल्पी चेंज यू कैन से दैट इज required to break 1 mole of bond present in 1 mole of gaseous molecules. The amount of energy that is required to break 1 mole of bond present in 1 mole of gaseous molecules into its gaseous atoms. So bond enthalpy की अगर हम बात करेंगे तो अगर ये एटम है डायटोमिक, आई मीन वो मॉलिक्यूल नॉट एटम सॉरी, अगर ये मॉलिक्यूल है डायटोमिक तो ऐसे में ये यहाँ पे हमने इसका बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हम इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कह सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो वी कैन आल्सो से इट्स एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. तो यहाँ पे ये चल जाएगा. ठीक है. तो बॉन्ड एंथैल्पी का यहाँ पे एक एग्जांपल आप लिख लो. इसके आगे थोड़ा देखना पड़ेगा हमको कि ये तो हमने देखा कि इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होगा बॉन्ड एंथैल्पी के वैल्यू. लेकिन अगर होते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली मतलब मैनी एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, तो उसके लिए क्या केस रहेगा हम देखेंगे. इससे पहले आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा. आपके बुक में भी कुछ एग्जांपल दिए हैं, आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हो. देखिए टेक्स्ट बुक में इसके बारे में जो एग्जांपल दिए हैं वो न्यूमेरिकल्स, इन्हें आप ट्राई कर लीजिए एक बार. इन केस इन डाउट यू कैन आस्क मी. ओके. बाद में जैसे हमारा ये चैप्टर खत्म होगा हम तो देखने वाले वो एग्जांपल्स क्या है. ठीक है. फिर भी आप एक बार ट्राई कीजिएगा उसको. सो राइट डाउन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज. लिख लिया आपने. देखिए ठीक वैसे ही जैसे हमने लिखा है बॉन्ड एंथैल्पी फॉर द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, इसका देखा हमने एग्जांपल. तो ये जो होता है वैल्यूज, आई मीन द इक्वेशंस फॉर द बॉन्ड एंथैल्पीज फॉर द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर द सेम, बट इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स the concept of bond enthalpy is different.
फॉर एग्जाम्पल अगर हमने देखा है यहां पे इन केस ऑफ H2, when the H2 molecule is get break up into its atoms, at that time the value is there, and the same value is there for enthalpy of atomization. But in case of polyatomic molecules, the case is different. So bond enthalpy अगर हम बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी की इन केस ऑफ यस पॉलीएटॉमिक molecules, bond enthalpy in case of polyatomic molecules. For example लीजिए H2O का H2O molecule which is suppose present in gaseous state is get dissociate into H2 gaseous as well as O2 gaseous. Yes, in this case, so the value is given here. The value of delta H naught is 927 kilojoules. अभी अगर हम बात करते हैं H2O की, तो आपको पता है कि in case of H2O there is the presence of two OH bonds. I mean this H, O and H. यहां पे ये एक बॉन्ड हुआ और ये दूसरा बॉन्ड. So these two bonds are there. The question is the bond enthalpy for both these two bonds is equal? कहता है आपको कि ये दोनों OH जो बॉन्ड है, इन दोनों बॉन्ड की एंथैल्पी क्या सेम होगी? The answer is no. देखो अभी यहां देखते हैं हम लोग किस तरीके से इसका वैल्यू आएगा एंड व्हाट शुड बी द वैल्यू फॉर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ अ सिंगल OH बॉन्ड. लेट्स सी. ये जो मैंने लिखा है बोर्ड पे H2 molecule. Now this H2 molecule it will dissociate like this. So H2O gaseous it will dissociate into H atom and OH radical. In this case the value of delta H naught, its value is equal to, yes exactly 499 किलो. देखिए अभी यहां पे जो H2O मॉलिक्यूल है इसमें से समझिए कि यहां पे ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो गया, फिर H एटम यहां पे लिखा मैंने और दूसरा जो OH है मैंने यहां पे लिखा. तो पहला बॉन्ड ब्रेक किया है हमने, तो इसके लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू है ये है 499. फिर स्टेप ये तो मैंने लिखा है स्टेप 1 में. फॉर स्टेप 2 दिस OH प्रेजेंट इन अ गैसियस स्टेट, इसको हम लोग कहेंगे रेडिकल. क्या होता है रेडिकल पता है ना? द एटम और ग्रुप ऑफ एटम. सो यहां पे ये दोनों एटम है कंबाइन, मतलब दे आर प्रेजेंट टुगेदर, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल. सो दिस OH radical get break into two atoms H, G as well as oxygen also present in a gaseous state. So delta H naught का वैल्यू यहां आता है 428 kilojoules. Now look at this properly. ये है स्टेप 1 और यहां पे मैंने लिखा है स्टेप 2. पहला बॉन्ड जब भी ब्रेक होगा इसके लिए ये है बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू. लेकिन देखिए दूसरा बॉन्ड जो कि OH बॉन्ड ये है ब्रेक करने के लिए क्या लगा है एनर्जी 428. यहां पे भी OH बॉन्ड ही ब्रेक हुआ है, यहां पे भी OH बॉन्ड ही ब्रेक हुआ है, लेकिन दोनों बॉन्ड्स की बॉन्ड एंथैल्पी अलग अलग है. तो अगर हमने इनको ऐड किया तो क्या मिलेगा आपको? यस बेटर में अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा है तो मैं इधर लिखूंगा कुछ इस तरीके से. देखो कि यहां कैसे आएगा, यहां पे
यस आई राइट हियर 1/2 है ना। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो OH है ये क्या हो जाएगा, सो दिस OH इट विल गेट कैंसल, सो जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन हियर। चलो लिखते हैं हम यहाँ पे H2O गैसियस प्लस यस, देखिए ये जो OH है रेडिकल यहाँ पे बीच में ये कट हो जाएगा, फिर क्या बचेगा यहाँ पे H and H, so H2O gaseous it will produce here twice H atoms, that is also gaseous state, and then presence of here O gaseous state। ठीक है, यहाँ पे O2 लिखा है तो मतलब वही होगा उसका मतलब, यहाँ पे भी एक ही एटम है, यहाँ पे भी एक ही एटम है, इन दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। यस, द वैल्यू विल कम हियर, डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू 927 किलो जूल्स। ये तो है टोटल बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू, लेकिन सवाल ये है अगर हमको लिखने का है OH की बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू क्या है, तो हमें कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा, 499 वाला लेना पड़ेगा या फिर 428 वाला लेना पड़ेगा, कैन टेल मी? इन दोनों में से कौन सा वैल्यू हम लोग लेंगे टू राइट द बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू, फर्स्ट वन और सेकेंड? यस, आंसर इज दोनों भी नहीं। अगर आपको निकालनी है OH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा एवरेज। सो यहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। कैसे निकालेंगे हम? इज इक्वल टू 499 प्लस यस 428 divided by 2, since there are in the presence of two steps here. If you solve this properly, you will get the value here. You know that अगर हम इनको ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको 927 upon 2 and the value will become yes 463.5 kilojoule is nothing but the average bond enthalpy. I mean ये OH बॉन्ड के लिए हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे, तो इसका वैल्यू ना तो 499 होगा ना तो 428 होगा, तो वैल्यू विल बी 463.5 kilojoules. In this manner, generally we have to calculate bond enthalpy for polyatomic molecules. ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्ड एंथैल्पी का जो टर्म है हम निकालते हैं। डायटोमिक के केस में मैंने बोला आपको कि बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू ही इक्वल होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, लेकिन इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स दिस इज नॉट ट्रू, सो इट्स अ डिफरेंट केस। ओके, इसको भी आप इस एग्जांपल को आप समझिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू सी द नेक्स्ट टर्म, हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा H नॉट वैल्यू। तो जैसे हमने देखा यहां पे बॉन्ड एंथैल्पी डेल्टा H नॉट, आई मीन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैन आल्सो बी कैरिड आउट बाय by taking the sum of total enthalpy of reactant bonds minus summation of total enthalpy of product bonds. So summation of total enthalpy of all the reactant bonds minus summation of total bond enthalpies of all the bonds present in the reactant side product side। तो इस तरीके से हम डेल्टा H नॉट का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। We can also find out the value of enthalpy of reaction by using this formula। हम एग्जांपल जब लेंगे तो आपको इसमें और क्लियर समझ में आएगा। Remember, whenever we have to break a particular bond, then energy is required. Whenever the new bonds are get formed, then in that case energy is released. Overall, delta H naught, the enthalpy of reaction
standard enthalpy of reaction can be determined by using the formula. Here also you can take here standard values. I told you what is the standard condition. So पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. लिखिए आपने. देखिए आपने आपके टेक्स्ट बुक में शायद यहाँ पे दिया होगा द वैल्यू ऑफ m इज हियर सो n. तो यहाँ पे जो m और n है दे आर नथिंग बट द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द इक्वेशन. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इसकी, सपोज H2 gaseous plus I2 gaseous, it gives twice H naught. Suppose if you have to calculate this value, then yes, जैसे हमारा फॉर्मूला क्या लिखा है, summation of enthalpy of reactant bonds. So I will write here, yes, reactant bond में कौन सा आएगा यहाँ पे है, yes, enthalpy of HH bond. I will write the symbol here, delta, या फिर इसको H ले लो, okay, H naught plus summation of enthalpy of I bond. तो यहाँ पे ये तो हो गए रिएक्टेंट के बॉन्ड्स माइनस 2 into enthalpy of, yes, enthalpy of HI bonds. क्योंकि यहाँ पे दो है ना, सो यहाँ पे जो दो है यही आया है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू इधर आता है. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा H नॉट. ओके, तो इस तरीके से जो यहाँ पे है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स वही इस इक्वेशन में आएगा. सो यहाँ पे जो m है ना, m है, m और n दे आर नथिंग बट द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स फॉर द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स रिस्पेक्टिवली. ठीक, इसको भी आप बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा. अभी हम चलते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. नाउ दिस हेस लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हेस लॉ के कई सारे हैं एप्लीकेशंस. इट कैन बी यूजफुल इन वेरियस वेज. पहले जो हेस लॉ क्या है देखते हैं हम लोग. यस, द हेस लॉ स्टेट्स दैट द एंथैल्पी चेंज फॉर द reaction is always same whether it takes place in one step or series of steps. The enthalpy change for the reaction is always same whether it takes place in a one step or in a series of steps. For example, देखिए अगर दिया है आपको ये रिएक्शन, चलिए इस एग्जांपल से पहले हम देखते हैं हमारा क्या एग्जांपल है. वी कैन टेक अ जनरल एग्जांपल आल्सो. Suppose the reaction taking place in which A gives B. Reactant A is giving, suppose B. So in that case, it will give the value delta H, or you can take delta H1 naught. Suppose B will give product C. In that case, delta H2 naught. C gives D. In that case, it's the enthalpy change is delta H3 naught. तो इस तरीके से हमने
ये किया है स्टेप 1, ये है स्टेप 2 और ये है स्टेप 3. The conversion of the reactant A into D we have made in 3 steps. और अगर डायरेक्टली हमने A को चेंज किया D में एक ही स्टेप में, तो यहां पे ये हुआ है डेल्टा H नॉट ओनली. A से B, B से C, C से D ऐसा ना करते हुए अगर हमने इस प्रोसेस को एक ही स्टेप में फॉलो किया तो यहां पे डेल्टा H नॉट का वैल्यू आ जाएगा. एंड अकॉर्डिंग टू द हेस लॉ, यस आई विल राइट according to Hess law, yes, delta H naught is equal to delta H naught 1 plus delta H2 naught delta H3 naught. This is nothing but the Hess law, mathematical statement. Yes. The enthalpy change for the reaction is always same whether it takes place in a one state or in a series of state. मतलब अगर आप कोई चेंज करवा रहे हो तो वो चाहे वो एक स्टेप में हो या नंबर ऑफ स्टेप्स में हो, लेकिन इसका जो डेल्टा H नॉट का वैल्यू आएगा वो हमेशा सेम ही रहेगा. यहाँ पे डेल्टा H नॉट का जो वैल्यू है जो हमने एक स्टेप में किया है, इट इज इक्वल टू द डेल्टा H नॉट फॉर ऑल द स्टेप्स. So in this way we can write this equation. अभी मैंने एग्जांपल लिखा है नीचे. चलो ये जो इक्वेशन है हमने लिखा हुआ, देखिए स्टेप में 1 में क्या हुआ है. मीथेन जो कि है गैसियस स्टेट में, इट इज कंबाइनिंग विद द क्लोरीन आल्सो इन अ गैसियस स्टेट. क्या मिला है हमें? मिथाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड. दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा H नॉट 1. ये है पहले स्टेप में. क्या मिला है हमें? यहां पे मिला है यस मिथाइल क्लोराइड. फिर देखिए पहले स्टेप में हमने ये किया. नेक्स्ट स्टेप में हमने मिथाइल क्लोराइड को क्लोरीन के साथ में कंबाइन किया तो हमें मिला यस मिथाइलिन क्लोराइड. ये हुआ नेक्स्ट स्टेप में. तो इस केस में डेल्टा H2 का वैल्यू आया है ये -104. अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा. यस, एडिंग दिस इक्वेशन 1 and 2 तो क्या आएगा इधर? CH4 गैसियस, ओके, Cl2 प्लस Cl2 हो जाएगा ट्वाइस Cl2 गैसियस. नाउ यू कैन सी, अगर आप देखोगे तो CH3 Cl इस साइड में भी है, इधर भी है, तो हो जाएगा कैंसल. क्या बचेगा अभी यहाँ पे? यस CH2 Cl2 गैसियस, HCl प्लस HCl हो जाएगा ट्वाइस HCl गैसियस हियर. एंड नाउ द वैल्यू ऑफ डेल्टा H नॉट 3 क्या आएगा? यू हैव टू ऐड दिस टू वैल्यूज. यस 104.0 98.3 क्या आएगा? 3. Yes, value is 202.3 minus sign as it is. So in this way we can write the Hess law. So this is nothing but the Hess law. Hess law का ये example है. Hess law is very important. We are going to solve the numericals also based on Hess law. इससे पहले ये आप पूरा लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि हेस लॉ के क्या है एप्लीकेशंस. देखिए मैंने इसको ऐसे रखा है ताकि आपको और समझ में आ जाएगा कि हेस लॉ के एप्लीकेशंस क्या है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, लास्ट पॉइंट फॉर टुडेज लेक्चर इज applications of Hess law.
देखिए हेयर्स लॉ का फायदा क्या है हमें। हेयर्स लॉ ट्रीट्स एनी थर्मोकेमिकल इक्वेशन just like an algebraic equation. So we can add, subtract or multiply or divide the thermochemical equation just like we do in a algebraic equation. तो ये है इसका पहला एप्लीकेशन। सो हेयर्स लॉ treats any thermochemical equation like an algebraic equation. So we can add, multiply, subtract, divide, what we can do for the algebraic equation. Yes, same we can do for the thermochemical equation. तो ये है इसका इंपॉर्टेंट पहला वाला एप्लीकेशन। By using Hayes law, we can find out, yes, enthalpy of formation of any substance, वो भी इसके, yes, वो भी उसके स्टैंडर्ड स्टेट में, इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, enthalpy of formation of any substance in its standard state can be formed by the use of Hayes law. Hayes law के इस्तेमाल से हम किसी भी सब्सटेंस का enthalpy of formation निकाल सकते हैं. Then we can also find out the value of enthalpy of combustion of any substance. किसी भी सब्सटेंस के लिए, किसी भी कंपाउंड के लिए हम उसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन का वैल्यू भी यहां पे निकाल सकते हैं. देन सम रिएक्शंस आर देयर व्हिच डू नॉट अकर डायरेक्टली. सम रिएक्शंस आर देयर व्हिच डू नॉट अकर डायरेक्टली. उनका भी डेल्टा एच नॉट वैल्यू हम यहां पे फाइंड कर सकते हैं. इट कैन बी used to calculate delta H naught values for those reactions which does not takes place directly या फिर which do not occur directly. And last वाला, it is used to calculate delta H naught values for the reactions which are not possible experimentally. जो reactions लैब में हम लोग नहीं कर सकते या फिर ऐसे कुछ reactions जिनका वैल्यू हम डेल्टा H naught का नहीं निकाल पाते हैं एक्सपेरिमेंट से, उनके लिए भी हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं. So in this way Hayes law has many such kind of applications. Yes, so it can be used to calculate enthalpy change values for those reactions which does not occur or not possible experimentally. तो ऐसे इसके लिए हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस, आप देख सकते हो. फिलहाल आज के लिए मेरे ख्याल से हम यहाँ पे रुक जाना चाहिए हम लोगों को, और फिर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ का जो है हेयस लॉ के और कुछ एप्लीकेशंस, मैं कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं डेल्टा एच नॉट वैल्यूज. लेकिन ये हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं. हैव अ नाइस डे. मैं वापस सबको बोलूंगा इसको अच्छे से लिख लीजिएगा. इन केस एनी डाउट यू कैन आल्सो आस्क मी. फील फ्री टू